आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज बहुत ही ख़ास कार्यक्रम मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये कार्यक्रम ख़ास कर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 10th और 12th का एग्ज़ाम जो फरवरी महीने से शुरू होने जा रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये कार्यक्रम ख़ास तौर पर पेश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को और ख़ास बनाने के लिए कुछ मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में स्वागत है सर किशोर का। आप मैथ्स और साइंस के टीचर हैं डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल हाफलॉन्ग के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। इसी के साथ इसी स्कूल की मिस कौनीता रांखोल इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। मिस, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया जी। और एक मेहमान ख़ास हैं सर सूरज कुमार रॉय। आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल में ही। शुक्रिया जी। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं मेहमानों से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि सर, मेरा ये प्रयास है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए जो भी स्टूडेंट्स अभी 10th के एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे और 12th के लिए बैठेंगे, उनका कॉन्फिडेंस कुछ हम बूस्ट कर पाएँ। आप अपने स्कूल्स में तो अपने स्टूडेंट्स को हर साल तैयार करते आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस देते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए उसी कॉन्फिडेंस को आपकी भाषा में हम बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे ज़िले के, उन तक एक मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे प्रिय किशोर सर जो हैं, सर आप ही से हम इस डिस्कशन को ओपन करने जा रहे हैं। आपकी ओर से पहला ओपनिंग रिमार्क्स क्या रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा है कि जब कोई बोर्ड एग्जाम होता जी उसका प्रिपरेशन होता है पूरा माइन्यूट लेवल तक। जी। आजकल तो ओएमआर शीट आए, तो उसका बच्चा को थ्योरी चीज खाली एक्सरसाइज क्वेश्चन करना नहीं है जी। एक्सरसाइज से पहले चैप्टर में जो थ्योरी होता वो थ्योरी अच्छा से देखना है जी। तो तब जाके कोई 45 मार्क्स का सही आंसर कर सकता है। एक दो छूट गया कोई बात नहीं, बट मेजोरिटी मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं वहीं पे। सो रेस्ट थ्योरी पार्ट जो 45 मार्क्स होता जी। उसमें तो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह होता, बट फर्स्ट ओएमआर शीट का जो होता जी। वो बेस्ड ऑन द मेन फंडामेंटल्स ऑफ द चैप्टर। जी। तो उसको अगर रट किया जाए, इसको थ्योरी पूरा क्लियर है जी। तो एक बच्चा आराम से एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है, अच्छा मार्क्स ले आ सकता है। जी। सर सूरज, आपका ओपनिंग रिमार्क्स इस टॉपिक पर क्या रहेगा? देखिए, जो हम लोग जो स्कूल में बोलते हैं प्लस लाइक हम लोग जो स्टूडेंट्स के साथ जैसा बातचीत करते हैं जी। नॉर्मली क्या होता है, लाइक स्टूडेंट्स बहुत नर्वस होता है, स्पेशली इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए तो स्टूडेंट्स नर्वस ज़्यादा ही होता है। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, नर्वस होना ही एक सबसे बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को आप अच्छा से पढ़ो, आप अगर अच्छा से पढ़ाई कर लेता है, कोई भी सब्जेक्ट का डेप्थ में चला जाता है, जैसे सर किशोर ने कहा है, चैप्टर वाइज अगर आप पूरा सब्जेक्ट को समझ लेता है, क्वेश्चन आंसर्स उतना डिफिकल्ट होता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होता है, हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस 10, 20, 50 क्वेश्चंस होता है पर चैप्टर वाइज, वो सभी पढ़ के जाना है और वही आएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। फॉर इकोनॉमिक्स पार्टिकुलरली एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स, थ्योरी पेपर्स जो हम लोग का है, उसमें बेसिकली ये है कि आप लोग अगर कंसेप्ट को समझ जाओ, मतलब बच्चे लोग अगर कंसेप्ट को समझ जाता है, एक बार अगर कंसेप्ट को समझ जाता है, एक बार रिवाइज कर देता है, बाय हार्ट करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, यहाँ पे बाय हार्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो बना के लिख सकता है। एंड इस कार्यक्रम के थ्रू मैं एक मतलब हमारे बच्चे लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि नर्वस ना हो। एग्जाम टाइम पे नर्वस होके जो वो लोग गलती कर बैठते हैं, उससे वो लोग का मार्क्स बहुत बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। वो नहीं होने के लिए काम कूल माइंडेड से जाके एग्जाम दे, जितना पढ़ा है उतना अच्छा से पढ़े, जितना प्रिपरेशन करने का टाइम बचा हुआ है उसको और थोड़ा लगाए, जितना इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं करे, इसके बाद एग्जाम दे। यूजुअली आजकल का स्कोरिंग मार्क्स का पैटर्न जो है, मार्क्स स्कोर करने का पैटर्न भी बहुत ईजी है। अगर डाउट्स होता है तो टीचर्स के साथ कंसल्ट करें। ये मैक्सिमम बच्चे लोगों का प्रॉब्लम है कि टीचर्स लोग के साथ वो लोग कंसल्ट नहीं करता है। तो वो थोड़ा टीचर्स लोगों के साथ कंसल्ट करे, डाउट्स क्लियर करे, एग्जाम में बैठे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आएगा। ओके। अब इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए ओपनिंग रिमार्क्स लेना चाहेंगे मिस कौनीता जी का। नमस्कार जी। पहले तो थैंक यू ऑल इंडिया रेडियो हाफलॉन्ग स्टेशन को जी।
इस डिस्कशन का भाग बनाने के लिए। तो जैसे सर ने कहा नर्वसनेस, तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस बोले तो ये 1 महीना या 2 महीना में नहीं होता है, तो ये शुरू से होना है, डे 1 से, क्योंकि एक बच्चा के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जी। तो जैसे कि हमारी स्कूल में डे 1 से शुरू हो जाता है जी। तो वो अभी क्वेश्चन है कैसे, तो पहले तो हम स्टूडेंट के साथ कनेक्शन बनाते हैं जी। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप कनेक्शन नहीं बनाते तो आप एक बच्चे को समझ नहीं पाता है वो कैसा है जी। उसका IQ लेवल क्या है, वो कैसा है। तो डे 1 से हम लोग पहले क्लासरूम में कंफर्टेबल बनाता है स्टूडेंट्स को। तो अकॉर्डिंगली लाइक क्लास टेस्ट या यूनिट टेस्ट या कोई भी टेस्ट हम लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं, तो उससे मतलब हम लोग ग्रोथ देखने को मिलता है। तो बाय द टाइम जब फाइनल एग्जाम आता है तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है, और जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए टीचर्स के तरफ से वो तो हम लोग देता ही है ऐसे। तो जैसे सर ने कहा नर्वसनेस, हाँ बच्चों को ये आई थिंक फैमिलीज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। तो उससे मतलब ऐसा फील नहीं कराना है कि एग्ज़ाम है पास करना ही है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि एग्ज़ाम है रिलैक्स करो और फेस करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब यही सर किशोर से मैं पूछना चाहूँगा कि आपके बहुत सालों का एक्सपीरियंस है आपके साथ, आप तीनों से बातें करके ये नर्वस जो बच्चों में देखा जा रहा है, ये इसका जो आपके हिसाब से क्या क्या कारण से बच्चे नर्वस होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और इसको अवॉइड करने का क्या सही रास्ता है? देखिए, बोर्ड एग्जाम बोल के कुछ फीलिंग्स नहीं होना है। हम जो बच्चा को बोलते हैं जो अच्छा स्टूडेंट है जी, देखो तुम्हारा लोकेलिटी में सब मालूम है तुम अच्छा स्टूडेंट हो जी, तुम मैट्रिक एग्जाम देना है, जा रहा है, ऑटो में बैठा, ऑटो वाला चिंता है जी, ओह तुम तो वो है तो अच्छा रिजल्ट करोगे। गुस्सा वक्त दूसरा पेरेंट्स मिला जी, व्हाट आई यूज्ड टू टेल बच्चों को, हम जो बोलते हैं ये सब दिमाग में एक कान से घुसाओ दूसरे कान से निकाल दो जी, एकदम कूल माइंड से एग्जाम दो जैसा स्कूल में देता। एंड जैसा सूरज ने भी बताया, मिस ने भी बताया, नर्वसनेस का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। और मैथ्स सब्जेक्ट का जो होता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जी मैथ्सोफोबिया बोलते हैं उसको। मैथ्स मालूम है कैसा करना है, प्रैक्टिस करा, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके गड़बड़ हो जाता है। तो उससे हम स्कूल में भी हम बच्चों को बोलते हैं पूरा आँखी बुन के उल्टा गिनती करो जी, 100 से करीबन 90 तक जी, आहिस्ता, फिर सीधा खोलो, जो मालूम है उसको पहले अटेम्प्ट करो जी, जो थोड़ा डाउट है उसको बाद में अटेम्प्ट करो। और कभी भी बोर्ड एग्जाम को जी स्कूल एग्जाम का जैसा नॉर्मल एग्जाम होता है उससे लेना है, उसी से लेना है। और मैथ्स जो बच्चा प्रैक्टिस करता अच्छा जी, मैथ्स इज नथिंग बट प्रैक्टिस लेवल, थ्योरी अच्छा होना है, इसके बाद में जो जितना प्रैक्टिस करेगा वही लेवल में आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस करके अगर आ गया जी, फिर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो खुल्लम खुल्ला आराम से एग्जाम देंगे जी। जो होता 1 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जी, मिडिल सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स का क्या होता, ये लोगों का थ्योरी क्लियर नहीं होता जी, छोटा क्लास में जी, छोटा क्लास में थ्योरी क्लियर नहीं होने से बड़ा क्लास में जाके दिक्कत होगा जी। तो इन लोगों को एक लेवल तक इसको टारगेट बनाना है, जो हमको मिनिमम आई हैव टू अटेंड दिस मच मार्क्स जी। तो उसको बाद में जैसा पहले भी मैंने बोला, एग्जाम को एग्जाम नहीं लेना है जी, आराम से देना है जी, और बाद बाकी वो तो देखा जाएगा जी। जैसा कि मैथ्स और साइंस का जिक्र आपने किया, तो बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे तो छोड़ दीजिए, पेरेंट्स में भी ये सोच रहता है कि मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को अच्छा करना है। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि वो 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो अच्छे हो जाते हैं, बाकी को वो नेग्लिजेंसी की वजह से उतना अच्छा नहीं हो पाता है जो वो इजीली ले लेते हैं। क्या आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट? श्योरली ऑल सब्जेक्ट्स आर, आपको आजकल परसेंटेज का जमाना है जी, आप सब सब्जेक्ट में अच्छा नहीं करोगे जी, खाली मैथ साइंस ठीक है बोलने से नहीं होगा, सभी हो चाहिए।
जैसा कि किशोर सर ने भी बताया कि अच्छे बच्चों के लिए और एक मुसीबत क्या हो जाती है कि उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स, फैमिली, दोस्त, आस पड़ोस सभी का ज़्यादा रहता है। क्या वो भी एक कारण उस बच्चे के लिए एक प्रेशर का बन सकता है या बनता है? हाँ बिल्कुल, वो कारण तो बनता है। देखिए, जब आप एक बच्चे को कोई भी एक बच्चा है, कोई भी रैंडम एक बच्चा है जी, उसको आप पता है आपको कि वो अच्छा करेगा रिजल्ट, तो उसके ऊपर आप दबाव बनाते रहते हो कि आपको ये स्टैंड करना है, पोजीशन लाना है, पिताजी और माताजी का आपका नाम रोशन करना है। तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली प्रेशर में हो जाता है जी। वो जितना कर रहा है उसमें अगर हम लोग जाके वो लेवल में जाके उसको सपोर्ट करें वो बेटर रहेगा जी। सिवाय इसके कि हम लोग उसके ऊपर प्रेशर बनाए, रिलेटिव्स का प्रेशर बनाए। देखिए ये चीज़, और एक चीज़ भी है, बच्चे लोग मैथ, साइंस और इकोनॉमिक्स किसी की कोई सब्जेक्ट के ऊपर वो लोग का डर होता है। सर ने कहा कि बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। ऐसा बच्चा भी बहुत लोगों को हम लोगों ने डील किया है जो 11-12 में आके स्टैटिस्टिक्स पोर्शन नहीं आता है। तो तब अगर आप एक बच्चे को कैसा नहीं आता है तुमको, तुम पहले नहीं सीखा है क्या, नहीं पहले नहीं पढ़ के कैसा पास हो गया, ये सब अगर हम लोग बोलते हैं तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। मॉरल अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग टीचर है, अगर हम लोग अपने आप को टीचर कहते हैं, हम लोग का काम है टीच करना, सिखाना। अगर उसको नहीं आता है, अगर हम लोग उसको सिखा दे देन एंड देयर, अगर हम लोग उसको सिखा दे, पकड़िए ये एग्जांपल 1+1 नहीं आता है, उसको अगर हम 1+1 कैसे करके सब कुछ बेसिक से ही सिखा दे तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट में अच्छा हो जाएगा। प्लस ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट टीचर को आप पसंद ना करे तो वो सब्जेक्ट को भी आप पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, ये मेरा पर्सनल मानना है। तो इसलिए हम लोग हमारे स्कूल में हम लोग टीचिंग को पूरा फन की तरह पढ़ाते हैं, एकदम एंटरटेनिंग पर्पस में हम लोग पढ़ाते हैं, सो दैट दे विल लाइक द टीचर प्लस दे विल लाइक द सब्जेक्ट। एक बार मेरा कंसेप्ट है, मतलब एक बार अगर आप लोग, मतलब हम लोग टीचर लोग बच्चे के दिल में अगर हम लोग जगह बना लेते हैं, हम लोग का एक्सप्लेनेशन उन लोग तक पहुंच जाता है, वो लोग लास्ट तक भी नहीं भूलता है। अब मिस कौनिता से मैं पूछना चाहूँगा कि नर्वसनेस की बात तो हमने कर ली, अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इन बच्चों को लेकर, कॉन्फिडेंट रहना और ओवर कॉन्फिडेंस में रहना। बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा गया है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो अपना रिजल्ट उतना शाइन नहीं कर पाते और बाद में पछताते हैं। तो बच्चों को कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का अंतर वो कैसे समझें अपने आप को, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? इसके लिए तो जैसे मैंने पहले कहा, एक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। जैसे हम लोग भी बहुत फेस किया है, कॉन्फिडेंट वाला, ओवर कॉन्फिडेंट वाला, या कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंट है ही नहीं। तो इसके लिए सबको मिक्स करके रखना ज़रूरी बहुत है। जैसे कि एक समझना एक दूसरे, जैसा क्या होता है कभी कभी इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है ओवर कॉन्फिडेंट वाला को, क्योंकि वो लोग आउटस्पोकन होता है। तो वो नहीं होना है, उन लोग को एक अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, लेकिन एट द सेम टाइम बाकी को मतलब ऐसा फील नहीं कराना कि दे आर बीइंग इग्नोर्ड, वो भी नहीं है। तो ऐसा होता है, टीचर से भी कभी कभी गलती हो जाता है कि वी रैंडमली मतलब पूछता है, वो जो जवाब देता है, तो वो नहीं करना है। एक बैलेंस रख के मतलब सबको एक ही लेवल का क्वेश्चन पूछना है, या कुछ भी एक्टिविटीज़ या ये सिर्फ क्लासरूम में कन्फाइंड नहीं होता है, जैसे प्रोग्राम होता है, कुछ एक्टिविटीज़ होता है, तो उसमें सबको मिला के मतलब बैलेंस करके करना है। हाँ जी, सूरज सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं एग्जाम में लेकर, उनको सब कुछ आता है और बाद में जब रिजल्ट आता है तो वो खुद पछताते हैं कि मुझको तो इतना मिलना चाहिए था, बहुत कम मिल गया। तो वो बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना रहें, खुद को कैसे काम, कूल और कॉन्फिडेंट रखें? उन बच्चों को मैसेज देने से पहले मैं ऐसा जब सिचुएशन हो जाता है फॉर द टीचर्स एंड जो हम लोग करते हैं, देखिए ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं जो ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, मतलब कुछ भी आप दो वो सबसे पहले आएंगे। तो जब ऐसा होता है ना तो क्लास का एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है। जब एक ही बच्चा 50 में से एक बच्चा ही आगे आ रहा है, 2 बच्चा ही आगे आ रहा है, तो 49-48 बच्चा पीछे जा रहा है। हम लोग तो वो देखते हैं कि 1-2 बच्चा आगे आ रहा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो जो 49-48 बच्चा जो पीछे जा रहा है, उन लोग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो उन लोग के लिए, जैसे मिस कोनिता ने कहा, ऐसा हम लोग स्कूल में बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई एक बच्चा स्पीच में बहुत अच्छा है, उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी ना देना।
कभी कभी देना है, कभी कभी देना है, नहीं तो वो बच्चा फिर पीछे चला जाएगा। इक्वली सभी को अपॉर्चुनिटी देना है। कोई बच्चा खराब भी होने दो, मतलब नहीं आता है उसको बोलना, लेकिन वो बच्चा जब 4-5 बार स्टेज में आके प्रेजेंट कर लेगा तो वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली उसी बच्चा का कंपैरिजन में आ जाएगा। एंड ये हम लोग का स्कूल में मतलब चलता है कि मॉर्निंग असेंबली होता है, क्लास वाइज सब क्लास को करना होता है, हाई स्कूल में तो और प्राइमरी में भी। तो हम लोग का अपॉर्चुनिटी एवरी डे आता है, एवरी डे एक क्लास का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वली 1-2 बच्चा मिला के एवरी डे, कोई भी एक बच्चा को हम लोग रिपीट नहीं कराते हैं। तो उस तरीका से कॉन्फिडेंस, जो ओवर कॉन्फिडेंट है उसका लेवल डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, एंड जो बिलो है, जो थोड़ा लाइक नेग्लेक्टेड फील करता है, वो आगे बढ़ जाता है। जी, अब सर किशोर से मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो फरवरी महीने से जो बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, वो उन बच्चों के पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, पेरेंट्स का एक बच्चा जितना आधा जिंदगी का आधा, जैसे 24 आवर्स आपका खाना सोना छोड़ के 2 ही पेरेंट्स है, एक एक्चुअल पेरेंट्स एंड एक टीचर्स। सो पेरेंट्स का रोल बहुत ही ज़्यादा है। आजकल कंपटीशन का लेवल है, एक बच्चा मॉरली डाउन होने से पेरेंट्स उसको बूस्ट अप करना है। और हम जैसा इतना साल का एक्सपीरियंस से जो देखा है, आजकल का सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन है उसको बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में हम पीछे रह जाएंगे। नहीं तो हम बच्चों को जो बोलते हैं हिंदी फिल्म का RRR नहीं, हम RRR बोलते हैं, रिवाइज, रिकॉल एंड रिप्रेजेंट। रिवाइज, रिकॉल एंड रिप्रेजेंट। रिवाइज नाइसली, एग्जाम का टाइम में रिकॉल करो और एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट करो अच्छा से, मार्क्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आएगा। तो उससे फर्क कुछ नहीं होता। हाँ, स्टूडेंट लेवल में डिफरेंट लेवल होता, जो आपने पहले बताया। मैथ्स में हमेशा स्टूडेंट का जो अच्छा स्टूडेंट है इसका ये होता है। अब प्रैक्टिस लेवल में पेरेंट्स बोला कि आप प्रैक्टिस करो, ये निकला चैप्टर खुला, ये तो मुझे मालूम है, टर्न करा, आगे चल गया, ये चैप्टर हाँ ये मुझे मालूम है, प्रैक्टिस नहीं करके आगे चल गया। जब एग्जाम में शुरू करा, इसका बाद में भूल गया हाउ टू कंप्लीट। दिस इज प्योरली लैक ऑफ प्रैक्टिस। उसने जो मालूम है बोल के छोड़ा, हाँ मालूम है बोल के जो छोड़ा वही भुगता। हाँ, तो इससे पेरेंट्स को फॉलो अप करना है। ऐसा नहीं होना है कि ये किताब खुल के तुम पढ़ रहे, हाँ ठीक है पढ़ रहा है, किताब का अंदर में कौन सा चीज़ है, मोबाइल है या तो दूसरा कुछ है, ये तो पेरेंट्स फॉलो अप करना ही है। अब ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे टीचर्स को पूछने से डरते हैं, कतराते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सूरज सर, कि टीचर आपके लिए है, आपको अगर कुछ किसी चीज़ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आसानी से पूछिए। मेरा तो हमेशा से लाइक क्लासेस में वही कहना होता है जी। कुछ भी लाइक हम लोग यूजुअली इंग्लिश में कन्वर्सेशन रखते हैं जी। तो कुछ भी एक्सप्लेनेशन करने के बाद पर्टिकुलरली एक टॉपिक PPC पकड़ लीजिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको समझाने के बाद डायग्राम वगैरह सब कुछ समझाने के बाद मेरा उन लोगों से 2-3 बार पूछने लाइक मैं यूजुअली पूछता हूँ, डिड यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज स्टैंड अप, प्लीज से मी। तो ऐसा लाइक आप अगर बार बार, और स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते हैं। पहले का लाइक जो 2-3 दिन था, 2-3 दिन नहीं, यूजुअली लाइक 1-2 हफ्ता बोलूँगा, वो लोग को टाइम लगता है कि मिलने में, मतलब समझने में, इंटरेक्ट करने में। इसके बाद अगर आप एक बार क्रैक कर ले फॉर द टीचर्स, आप मतलब हम लोग अगर बार बार रिपीटेड कोशिश करें, एकदम शाई से शाई बच्चा भी ना बोलता है। डाउट तो सभी को होता है, डाउट तो सभी के पास रहता है, लेकिन वो बोलने से डरता है या फिर शाई होता है, मतलब शर्म आता है उसको कि सब समझ गए हम नहीं समझा, लाइक ऐसा टाइप हो जाता है एक वाइब। लेकिन आप अगर बार बार रिपीट करो एंड टीचर्स लोग को एक ये लाइक वाइब मिलता है कि जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना, पढ़ा रहे हो, तो आपको चेहरे से भी पता चलता है कि वो बच्चा समझा कि नहीं समझा। तो जब आपको ऐसा फील होता है, आप यूजुअली कॉमन ग्राउंड में सबको समझा दो, तब आपको वही सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। एंड बच्चे लोगों को, आपका जो प्रश्न था, बच्चे लोगों को क्या बोलना है, बच्चे लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा, टीचर्स स्टूडेंट्स लोगों के लिए, अगर हम लोग पढ़ाते हैं ताकि वो समझे, अगर वही लोग हमें नहीं पूछेंगे तो पूछेगा कौन?
जी। हम लोग तो एक्सप्लेन करके चले जाएंगे, समझा के चले जाएंगे, लेकिन आंसर प्रेजेंट तो उन लोगों को करना है। जी। तो प्रेजेंटेशन जब उन लोगों को करना है तो आप लोग थोड़ा सा वो शाई वाला नेचर हटा के टीचर क्या सोचेगा छोड़ के आप लोग पूछिए। टीचर को आंसर देना है, टीचर आंसर देगा जी, वो है। अब मिस कोनीता, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत 24 घंटे में कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट उनको खेलना या 10-15 मिनट का कुछ बाहर टहलना, वो भी उनके लिए अच्छा रहेगा? ये तो एक्टिविटीज़ जैसे मैंने पहले भी बताया, एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम में ही, स्पेशली एग्ज़ाम में तो चाहिए, लेकिन ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए सब चीज़ में। जैसे होता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई और खेल कूद नहीं है, तो उससे मतलब हेल्थ में भी इफ़ेक्ट होता है। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का भी बहुत स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है जी। तो उसके लिए एक्टिविटीज़ बहुत चाहिए। तो जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एडवाइस देती हूँ मैं, जैसे कि पढ़ाई तो वो लोग बहुत प्रेशर से बीमार भी हो जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ घर पेरेंट्स भी होता है कि नहीं गाना नहीं सुनना है, खेलना नहीं, अभी सिर्फ पढ़ना ही है, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं अभी एग्जॉस्टेड हो गया, चलो एक गाना सुन लेते हैं, तो एक गाना सुनने से एक थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, तो फिर आप बैक टू योर स्टडीज वो होता है। तो एक्टिविटीज का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि 24 आवर्स पढ़ना ही है और सोना जी। और स्पेशली एग्ज़ाम के समय मुझे लगता है कि इतना नहीं पढ़ना है जी, आपको बैलेंस करना है। जैसे पहले भी मैंने बताया, एकदम फ्री माइंड होके एग्ज़ाम देना है। तो नहीं तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन भी करता है, मैम मैंने रात को इतना पढ़ाई किया लेकिन आज कुछ भी याद नहीं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो आउट ऑफ प्रेशर पड़ता है। तो अगर आपका फ्री माइंड होता है तो आप कुछ भी 1-2 घंटा भी आप पढ़ लो, वो बहुत वैल्यूएबल है जी। अब आप तीनों से ये पूछना चाहूँगा कि आप तीनों हाफलों के बहुत ही एक रेपुटेड स्कूल डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल से आते हैं। वहाँ का माहौल अभी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर 10th के बच्चों में और 12th के बच्चों में किस तरीके का है और किस तरीके से वहाँ के बच्चे प्रिपेयर्ड है एग्ज़ाम को फेस करने के लिए? क्लास 10 लेवल का जो है जी, इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम थोड़ा पहले आ गया जी, उससे थोड़ा टाइम ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा कम हो गया। और ऐसा है कि एक सिस्टम होता है हमारा स्कूल में, जैसा अभी कंटिन्यूसली दे आर एट होम, ये लोग स्कूल में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सबको यही बोला, चांद सूरज नहीं देखना है जी, चांद सूरज नहीं देखना है, मतलब सीधा कंटिन्यूसली स्टडी करना है टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। हमेशा बच्चों को यही बोलते हैं, सेकंड टाइम तो मैट्रिक देना नहीं सकेगा जी। तो अगर कोई अनसक्सेसफुल हो गया हो तो अलग बात है जी। बट जनरली हमारा जो स्टूडेंट्स है ऐसे ही सलाह दिया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द टोटल टाइम जी। इसको फिर लक का भी बात है जी। और जैसा मिस कोनीता ने अभी बताया, ये तो प्रेजेंट जनरेशन का स्टूडेंट का जी कॉमन फीचर है। आज एग्ज़ाम है, पेरेंट्स को बोला मुझे 2 बजे उठा देना, रात 3 बजे उठा देना, फिर रात को पढ़ाई किया 1 बजे तक, 2 घंटा सोया। उससे क्या होता है, उससे जो पढ़ाई किया वो भूल जाएगा। बेस्ट वे ऑफ सभी बच्चों को मैं यही बोलूँगा, हमारा एग्ज़ाम 10 तारीख से है, मुझे 10 तारीख तक रुकना नहीं है। मुझे कम से कम 1-2 तारीख तक सभी सब्जेक्ट पूरा रेडी होना है। और एग्ज़ाम का पहले रात जल्दी सोना है जी, आराम से उठना है और आराम से कूल माइंड से एग्ज़ाम, बॉडी और माइंड रिलैक्स एग्ज़ाम में जाए जी। अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त आ गया है। अब मैं सर सूरज से आप इस टॉपिक के ऊपर क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगा। क्लोजिंग रिमार्क्स मेरा यही रहेगा कि लाइक सभी बच्चों को जी ये रहेगा कि आप लोग रिलैक्स होकर टेंशन ना ले, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, सभी आंसर अटेम्प्ट कीजिए। प्रिपरेशन जैसे अभी सर किशोर ने कहा, प्रिपरेशन जितना कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि अभी 1 महीना अभी नहीं है, फरवरी से ही एग्ज़ाम है, 1-2 हफ्ता है अभी। प्रिपरेशन आप कीजिए,
आप लोग का प्रिपरेशन ज़रूर रंग लाएगा। आप लोग का प्रिपरेशन लाइक होपफुली हम लोग भी यही आशा रखते हैं कि यूजुअली हम लोग का डिस्ट्रिक्ट अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहा है जी। आप लोग का प्रिपरेशन इतना अच्छा हो कि हम लोग फर्स्ट में आ जाए और आसाम लेवल में फर्स्ट में आ जाए। एंड आप लोग प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर ना लेके प्रिपेयर करके जस्ट आप लोग अपना बेस्ट दीजिए। एंड हमारे तरफ से सभी जो अपियरिंग कैंडिडेट्स है बोर्ड्स के लिए फॉर क्लास 10 एज वेल एज फॉर क्लास 12, आप लोग को वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जी। मिस कोनीता रांखोल, आप अंत में क्या कहना चाहेंगी? बेस्ट विशेस सभी स्टूडेंट्स को 10th और 12th को। जैसे सर ने बताया, प्रेशर तो बिल्कुल भी लेने का नहीं है जी। आराम से बस कीजिए, बाकी भगवान है ऊपर जी। और आई एम श्योर सब भी फ्लाइंग कलर्स से निकलेंगे जी। ऑल द बेस्ट। जी सर, किशोर आप की ओर से आखिर में हमारे पूरे डिमा हसाओ के ज़िले के सभी बच्चों को जो 10th और 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही मैंने जो पहले बताया, हम सभी ने बताया जी। प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम को मस्ती से लेना है, कोई प्रेशर नहीं दे के प्रिपरेशन जितना सके तो करेगा, वो तो ज़रूरी है। और छोटा का छोटा चीज़ भी नहीं छोड़ना है जी। और अटेम्प्ट पूरा करना है जी। आजकल जो क्लास 10 का जो है OMR शीट आता, आपको 45 क्वेश्चंस आता, उसमें से अगर आपको मालूम नहीं है 6 क्वेश्चंस, आप खाली छोड़ के मत आइए, वो नेगेटिव मार्क्स नहीं होता। तो आप वही 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मार्किंग कीजिए, जिसको हम कॉमन बोलते हैं तुक्का। अगर लग गया तो लग गया। जी। ओके जी। चलिए श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समेट रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज मौजूद थे डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल हाफलोंग के हमारे प्रिय सर किशोर, साथ ही सर सूरज कुमार रॉय और मिस कोनीता रांखोल। आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दोस्तों, इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं। अब सिद्धार्थ पांडे को इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग।